दोस्तों हाल ही में मैंने पिंडम नामक तेलुगु हॉरर मूवी देखा है और इस फिल्म को साई किरण डायरेक्ट किए हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इस फिल्म की रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। ऐसी रूमर है कि पिंडम फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है जो कि 1930s के दौरान नलगोंडा के एक घर में हुई थी। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को शॉर्ट में जानते हुए इसकी रियल इंसिडेंट पे भी थोड़ी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म की कहानी सुकलापेट नामक जगह से शुरू होती है जहां हम अन्नम्मा नाम की लेडी को देखते हैं और वो अपने कार में प्रे कर रही होती है। तभी एक कुत्ता उनके कार के पास आके भौंकता है। इनफैक्ट वो अपना सर कार पे पटक पटक के अपने प्राण त्याग देता है। इसके बाद अन्नम्मा वहां पास के घर में जाने लगती है और तभी लोकनाथ नाम का इंसान अन्नम्मा से मिलने आता है। लोकनाथ कहता है कि मैं आपके साथ कुछ दिन रह के और आपके साथ ट्रैवल करके आप पे एक केस स्टडी करना चाहता हूँ। अन्नम्मा मान जाती है और लोकनाथ उनके साथ वहां के पास वाले घर में जाता है। अब दरअसल अन्नम्मा एक डीमोनोलॉजिस्ट थी और वो ऐसे लोगों की मदद करती थी जो कि पजेस वगैरह हो जाते थे। फिलहाल अन्नम्मा जिसके घर पे आई थी उस इंसान की बेटी पजेस्ड हो गई थी। ये इंसान यूएस में रहता है और अपने पिता के देहांत हो जाने की वजह से वो अपनी बेटी के साथ इंडिया आया है, लेकिन इंडिया आने के बाद उसकी बेटी पजेस्ड हो गई थी। इनफैक्ट वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रही थी जबकि उसे वो लैंग्वेज आती भी नहीं थी। अन्नम्मा तुरंत पता लगा लेती है कि ये आत्मा जो बच्ची के शरीर में है वो इस एनआरआई आदमी के पिता की है जो कि उससे नाराज है। क्यों? क्योंकि ये एनआरआई आदमी अपने हाथों से अपने पिता का क्रियाकर्म नहीं किया था, उसे यूएस से आने में लेट हो गया था। तो अब अन्नम्मा के कहने पे ये एनआरआई आदमी अपनी बेटी से माफी मांगता है जिसके अंदर उसके पिता की आत्मा थी। देन वो उन्हें उनकी फेवरेट चीज खिलाता है और ऐसे में आत्मा को शांति मिल जाती है, यानी कि इस एनआरआई बंदी की बेटी बच गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। खैर, तो इसके बाद अन्नम्मा कार से अपने घर वापस जाने लगती है और लोकनाथ उनसे इस केस के बारे में और इन जनरल भूत, प्रेत, आत्माएं और भगवान से जुड़ी कुछ क्लीशेड बातें करता है जो कि हम हमेशा हॉरर मूवी में सुनते हैं। यहाँ अन्नम्मा बताती है कि उनके पिता एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जो तंत्र विद्या से लोगों की हमेशा मदद करते थे, स्पेशली औरतों की, क्योंकि औरतों के खून से इंसानियत का चरित्र सदियों से भीगता आ रहा है। एक बार जब वो तांत्रिक सेवा और वीकेंड से एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे तब उनकी एक बेटी मारी गई। मतलब अन्नम्मा की एक बहन भी हुआ करती थी जो कि इस प्रक्रिया के दौरान मारी गई थी। बेटी के मरने के दुख से अन्नम्मा की मां भी नहीं रही, लेकिन फिर भी अन्नम्मा के पिता तांत्रिक सेवा बंद नहीं किए। इन द एंड वो भी अपनी जान गंवा दिए और मरने से पहले वो अपनी सारी विद्या और एक नेकलेस अन्नम्मा को दे दिए थे। दिस इंडिकेटेड कि अन्नम्मा अपने पिता की वंशज होगी और तब से अन्नम्मा भी अपनी विद्या का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करती आ रही हैं। हम समझ पाते हैं कि अन्नम्मा हर एक धर्म में मानती हैं और उनके घर पे हम कई रिलीजन्स के सिंबल भी देख पाते हैं। ये सब सुनकर लोकनाथ अन्नम्मा से पूछता है कि आपके करियर का सबसे खतरनाक केस कौन सा रहा है। अन्नम्मा कहती हैं कि एक केस है जो कि बहुत डेंजरस था और वो सॉल्व भी प्रॉपर्ली नहीं हुआ। इसके बाद अन्नम्मा लोकनाथ को इस केस के बारे में बताने लगती है जो कि सुकलापेट में ही 1990 में हुई थी। तो यहां से कहानी फ्लैशबैक में यानी 1990 में चली जाती है जहां हम एंथनी नामक इंसान से मिल पाते हैं और एंथनी एक नया घर लिया है फॉर हिज फैमिली। एंथनी को ये बढ़िया घर काफी सस्ते में मिल गया है, मतलब दाल में कुछ तो काला होगा ही। और एंथनी के परिवार में उसकी बीवी मेरी है और इसके अलावा उसकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम है सोफी और तारा। एंथनी की माँ भी इस परिवार का हिस्सा है, ऑल्दो एंथनी के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हम समझ पाते हैं कि माँ जी को एंथनी और मेरी से एक पोता चाहिए क्योंकि इनकी ऑलरेडी 2 बेटियां थी और ऐसे में एंथनी की मां हमेशा इन्हें बेटा करने के लिए परेशान करती रहती थी। इनफैक्ट मेरी इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी और माँ जी वाज होपिंग कि इस बार एक बेटा ही हो। यहाँ एक और बात यह कि इनकी छोटी बेटी तारा बोल या सुन नहीं सकती थी। अब इस घर के अंदर का एक कमरा लॉक्ड था। इनफैक्ट उसे लकड़ी वगैरह लगा के सील किया गया था, लेकिन एंथनी इस घर को खरीद लिया था तो वो इजिली इस कमरे को खुलवा देता है। इस कमरे के अंदर पुराने ओनर की कुछ फर्नीचर्स वगैरह थी, लाइक चेयर, हारमोनियम, ढोलक इत्यादि। ना शाम को तारा घर में घूमते हुए उस कमरे में चली जाती है जहां कुछ असाधारण गतिविधियां होती है, लाइक चेयर्स हिलना, अजीब आहटें होना वगैरह वगैरह।
हद तो तब होती है जब रात को सोफी एक अजीब आवाज से उठ जाती है और उसे लगता है कि ये आवाज तारा निकाल रही थी, मतलब तारा कुछ बोल रही थी, जबकि हम सब जानते हैं कि तारा बोल या सुन नहीं सकती। सोफी इसे इग्नोर करके सो जाती है और अगले दिन मेरी पाती है कि तारा के हाथ पे चोट के निशान थे। अब इनके घर में एक दीवार थी जिसपे इन्होंने कई फोटोज टांग रखे थे, लाइक भगवान के फोटो, फैमिली की फोटो, और एकदम से वहां की सारी फोटोज गिर जाती है। माँ जी अपने लेट हस्बैंड के फोटो को उठाती हैं और उनका हाथ टूटे हुए शीशे से कट जाता है और खून से उनके पति का फोटो बर्बाद हो जाता है। यहाँ हम माँ जी की बातों से समझ पाते हैं कि माँ जी इस उम्मीद में थी कि जब मेरी और एंथनी का बेटा होगा तो बेटे के स्वरूप में उनके पति वापस आ जाएंगे। खैर, यहाँ सारे फोटोज टूट गए थे, लेकिन उसी दीवार पे काफी ऊपर हम एक अनजान फोटो भी लगा हुआ देख पाते हैं जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। अब घर में असाधारण गतिविधियां बढ़ती ही जा रही थी, लाइक तारा को हम एक बार रॉकिंग चेयर पे अजीब तरह से झूलते देखते हैं। वहीं एंथनी को पता लगता है कि जिस राइस मिल में वो एज अकाउंटेंट काम कर रहा था वो मिल इनकम टैक्स की मार से कुछ महीनों के लिए बंद होने वाला है। मतलब एंथनी की जॉब अगले 2 महीने में चली जाती और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो वो इस नए घर में लगा दिया था। तो इसी चिंता में एंथनी उस दिन काफी देर तक काम करता है और जब देर रात एंथनी मिल से अपना काम निपटा के वापस घर की तरफ निकलता है तो वो पाता है कि उसका स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ऐसे में एंथनी पैदल ही घर की ओर निकल जाता है और रास्ते में उसे एक इंसान मिल जाता है जिसके साथ बात करते हुए एंथनी अपने घर तक पहुंचता है। अब जैसे ही एंथनी का घर विजिबल होता है वो इंसान एकदम से गायब हो जाता है। नाउ एंथनी अपने घर के कुएं के पास हाथ मुंह धोने लगता है जब एकदम अचानक से वही इंसान एंथनी को फिर से दिखता है, लेकिन अगले ही क्षण वो यहाँ पे नहीं था। इस घटना से एंथनी काफी डर जाता है और वो घर में मेरी को ये सब बताता है। ऑल्दो मेरी का कहना था कि ये सब एंथनी का वहम होगा। अब उस रात अगेन सोफी को तारा बोलती हुई दिखती है और इस बार तो तारा यहाँ अजीब एक्सप्रेशंस के साथ रूम में खड़ी भी थी। इस बार सोफी चिल्लाती है और इससे पहले पेरेंट्स सोफी के चिल्लाने की आवाज सुन के आते तारा तुरंत बेड पे चली जाती है। पेरेंट्स के आने के बाद तारा ऐसे एक्ट करती है मानो वो तो सो रही थी और ऐसे में लोग सोफी को ही उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, ना ही सोफी की बात कोई मानता है। यहाँ हम तारा को इविल वे में मुस्कुराते हुए भी पाते हैं। खैर, अगले दिन तारा और सोफी खेल रही होती है जब इनके साथ घर के कारपेंटर की छोटी बहन भी खेलने आती है। ये तीनों 25 का खेल खेलने लगते हैं और इस खेल के बारे में तारा और सोफी अपनी माँ और कारपेंटर दोनों को बताती हैं। अब उस रात हम एंथनी और मेरी को थोड़ा परेशान देखते हैं और माँ जी के पूछने पे एंथनी कहता है कि उसकी नौकरी जल्द ही जाने वाली है और ऐसे में ये लोग तीसरा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग अबॉर्शन के बारे में सोच रहे हैं। ये सुन के माँ जी एकदम आग बबूला हो जाती हैं और वो एंथनी को थप्पड़ भी मारती हैं। माँ जी का मानना था कि उनके पति लड़के के रूप में जन्म लेंगे और वो अपने पेंशन से भी बच्चे का ख्याल रख लेगी, लेकिन बच्चा गिराया नहीं जा सकता। अब देर रात को एंथनी की कुछ आवाजों से नींद खुलती है और वो पाता है कि उसकी बेटी तारा कुएं के पास बैठ के कुएं से पानी निकाल रही थी। एंथनी फौरन वहां जाता है लेकिन एकदम से तारा गायब हो जाती है। यहाँ एंथनी अपनी घर की छत पे 4 भूतिया बच्चियों को और एक भूतिया औरत को देखता है, जिसके बाद कोई तो एंथनी को कुएं में धक्का दे देता है। अब अगली सुबह सभी लोग घर में एंथनी को ढूंढ रहे थे लेकिन वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। मेरी फाइनली एंथनी को कुएं में गिरा हुआ पाती है और एंथनी मरा नहीं था, बस किसी तरह पानी के ऊपर सर्वाइव कर रहा था। इस पॉइंट तक एंथनी को भी यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो अजीब है और वो ये बात मेरी को भी बताता है। अब उस रात वो कारपेंटर की बहन थी ना, वो फिर से खेलने आती है और वो तारा के साथ खेलती है, जहां वो तारा को अपने साथ घर से कहीं दूर लेके चली जाती है। अब जब मेरी को पता चलता है कि तारा देर रात कहीं तो चली गई है तो वो चारों तरफ तारा को ढूंढने लगती है। मेरी कारपेंटर के पास भी जाती है आस्किंग कि आपकी बहन कहाँ है, और यहाँ कारपेंटर रिवील करता है कि मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, पता नहीं क्यों आप लोग बार बार मेरी किसी बहन का जिक्र करते हो। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे क्लियर था कि जो बच्ची खुद को कारपेंटर की बहन बता रही थी वो एक्चुअली में किसी बच्ची की आत्मा थी। वहीं हम तारा को घर से दूर सड़क पे खोया हुआ पाते हैं और तभी वहां यंग अनम्मा अपनी कार से आती हैं। वो तारा को अपनी कार में बिठाकर घर पहुंचा देती हैं और तारा के मिल जाने से मेरी चैन की सांस लेती है। अब मेरी के घर से जाते वक्त अनम्मा फील कर लेती हैं कि इनके घर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब इस पॉइंट पे घर में असाधारण गतिविधियां बढ़ती ही जा रही थी, लाइक माँ जी को औरत की आवाज सुनाई देना, एंथनी का उस फर्नीचर वाले कमरे में अपने आप लॉक हो जाना वगैरह वगैरह। आलम यह था कि एंथनी अब इस घर को बेचना चाहता था और वो ब्रोकर से एक बायर भी जुगाड़ करने को कहता है। ब्रोकर कहता है कि एक न्यू बायर को खोजने में वक्त लगेगा, तब तक आप अनम्मा को कॉल करके उनसे मदद मांगना, क्योंकि वो इस तरह की केसेस में काफी हेल्प कर देती हैं। अब एंथनी इतना डरा हुआ था कि वो आज ही रात घर खाली करने की सोचता है। इनफैक्ट वो सामान भी बांध लेता है, लेकिन एकदम से प्रेग्नेंट मेरी को पेट में दर्द उठ जाती है।
एंथनी तुरंत मेरी को लेकर अस्पताल जाता है। वहीं माँ जी घर पे बच्चों का ख्याल रख रही थी। डॉक्टर का कहना था कि मेरी के कुछ टेस्ट वगैरह करने होंगे, जिसके लिए एंथनी को कम से कम रात भर तो अस्पताल में रुकना ही होगा। अब यहाँ अस्पताल के फोन से एंथनी की बात अनम्मा जी से होती है और अनम्मा कहती हैं कि मैं 2 दिन बाद वहां आऊंगी, तब तक तुम लोग वो घर खाली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो घर तुम्हें जाने ही नहीं देगा। इसके बाद एक काफी शॉकिंग चीज होती है एंड दैट वाज कि माँ जी जो कि बच्चों का ख्याल रख रही थी वो अगली सुबह घर पे मृत पाई जाती हैं। अब यहाँ से सीन 1-2 दिन बाद किया जाती है जहाँ माँ जी का फ्यूनरल वगैरह हो रहा था और अनम्मा भी इस घर में आ गई थी। अनम्मा को इस घर में माँ जी की आत्मा दिखती है। इनफैक्ट इस घर के पुराने लेडी ओनर की भी आत्मा दिखाई देती है। अनम्मा समझ जाती है कि पास्ट में इस घर के अंदर कुछ तो बहुत बुरा हुआ था, तभी यहाँ ऐसी अनहोनी हो रही है। अनम्मा को वहाँ फोटो वाली दीवार के ऊपर वो एक अजीब फोटो भी दिखाई दे देती है जो कि घर के पुराने रेसिडेंट्स की थी। घर के बाहर एक विशालकाय वृक्ष था और वहां से भी अनम्मा को थोड़ी अजीब वाइब्स आती हैं। अनम्मा बताती है कि हमारे आसपास की हर एक चीज एक स्टोरेज की तरह होती है जो सालों से मेमोरीज कैप्चर करती है, स्टोर करती है और अनम्मा इनको एक्सेस करके पास्ट का पता लगा पाती है। अनम्मा को यहाँ पास्ट की कुछ विजन्स भी आती है, लेकिन सब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई शक्ति उन्हें पास्ट में झांकने से रोक रही थी। अनम्मा ये सब बात एंथनी उसके परिवार को बताती है, साथ ही वो कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी अचानक एक वायर अपने आप हलचल करती है और इस वायर से अनम्मा को अपने आप चोक किया जाने लगता है। एंथनी और फैमिली भी उनकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें भी कोई अनजान शक्ति रोक रही थी। यहाँ अनम्मा एक क्रॉस की मदद से वायर से छुटकारा पाती है एंड देन वो कहती हैं कि अमावस्या से पहले वो वापस यहाँ आएंगी, घर को आत्माओं से मुक्त कर देंगी। अभी वो अगर घर में रही तो यह आत्माएं शायद फैमिली मेंबर्स को नुकसान पहुंचाए और जब तक अनम्मा नहीं आ जाती तब तक एंथनी और उसके परिवार को यहीं रहना होगा क्योंकि यहाँ से निकलने की सोचते ही ये घर उनके साथ कुछ तो बुरा कर देगा। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि फिल्म की कहानी कई बार पास्ट और प्रेजेंट में स्विच होती है। लाइक लोकनाथ अनम्मा से कुछ स्पिरिचुअल और साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछता है और अनम्मा अकॉर्डिंगली जवाब देती है, लेकिन वो सब मोस्टली फिलोसॉफिकल है जिसका मूवी से उतना कुछ लेना देना है भी नहीं, इसलिए मैं सीधे वापस पास्ट वाली कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। तो आगे हमें एक मोन्टाज के थ्रू दिखाया जाता है कि कैसे एंथनी का परिवार बहुत मुश्किल से इस घर में रह रहे थे। तारा का बर्ताव अजीब होता जा रहा था और ये लोग तो वापस से उस कमरे को सील करवा दिए थे। यहाँ हमें एक सीन के थ्रू ये भी दिखाया जाता है कि माँ जी को एक औरत की आत्मा सीढ़ियों से धक्का देके मार दी थी। यह आत्मा माँ जी पे शायद इसलिए गुस्सा थी क्योंकि माँ जी को लड़का चाहिए था। अब वो किस औरत की आत्मा थी वो तो कहानी में आपको आगे ही पता चलेगा। खैर वो दिन आ जाता है जब अनम्मा अपने आदमियों के साथ वापस आती है। अनम्मा के साथ यहाँ 3 और लड़के थे जिनका नाम था आर्या, सोहेल और जीके, जो कि उनकी तांत्रिक विधि और वीकेंड से एग्जॉर्सिज्म में मदद करने वाले थे। अनम्मा प्रॉमिस करती है कि इस सब के बाद एंथनी और उसकी फैमिली इसी घर में हमेशा के लिए अच्छे से रह पाएंगे। तो सबसे पहले अनम्मा की टीम को वहां के विशालकाय वृक्ष में एक बच्ची की कंकाल मिलती है। देन तारा एकदम से पजेस्ड होकर उस पेड़ के चक्कर काटने लगती है और अनम्मा कहती है कि तारा को ऐसे करने दिया जाए। जब तारा घंटों तक चक्कर काट के थक के गिर जाती है तो उसे घर के अंदर लाया जाता है क्योंकि क्लियरली तारा पजेस्ड थी और उस पे ही एग्जॉर्सिज्म होना था। तो यहाँ हर धर्म के हिसाब से एक रिचुअल शुरू किया जाता है और फिर वही टिपिकल चीजें होती है जो हर एग्जॉर्सिज्म के दौरान होती है। लाइक तारा पहले अपने माँ बाप की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करती है, देन वो अजीब आवाज में धमकी देती है, देन लेविटेट करती है वगैरह वगैरह। एक पॉइंट पे तारा उसी कमरे में खींची चली जाती है जो कि लॉक्ड था, वो अब खुल गया है और अनम्मा आर्या के साथ तारा को ढूंढने जाती हैं। वहां इन्हें एक सीक्रेट ट्रैप डोर मिलता है जिसके अंदर एक बेसमेंट रूम जैसा स्पेस था। यहाँ अनम्मा को एक लेडी और 3 बच्चियों की कंकाल दिखती हैं और आर्या को इनकी घोस्ट्स भी दिखती हैं। यहाँ कई ऑब्जेक्ट्स भी रखे थे जो कि शायद पुराने ओनर्स के थे और इनको छू के अनम्मा को पूरा पास्ट पता चल जाता है। इनफैक्ट अनम्मा को यहाँ पे तारा भी मिल जाती है। तो यहाँ से हमें इस घर का पास्ट बताया जाता है जो कि 1930 के दौरान हुआ था। तो उस टाइम पे भी इस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक पति था, पत्नी थी, उनकी 4 बेटियां थी। अब पति जिसका नाम नायुडम्मा था वो थोड़ा सनकी था और उसकी माँ भी हमेशा उसको उकसाती थी कि तुम्हें तो बस 4 बेटियां हैं, बेटा है ही नहीं। इनफैक्ट नायुडम्मा अपनी माँ के साथ मिलके अपनी बीवी और बच्चियों पे काफी अत्याचार करता था। तो जब नायुडम्मा की बीवी फिर से प्रेग्नेंट हुई, नायुडम्मा एक मिडवाइफ को बुलवा के ये पता लगवाया कि होने वाला बच्चा लड़की है या लड़का। मिडवाइफ यहाँ अपना कुछ रिचुअल वगैरह करती है, देन कहती है कि आपको वापस से लड़की होने वाली है। और ऐसे में नायुडम्मा चाकू से अपनी बीवी के पेट में स्टैब करता है, देन अपने बच्चे को मृत अवस्था में पेट से निकाल लेता है। मतलब बीवी तो मर ही गई, जो जन्म लेने वाला बच्चा था वो भी मर गया। एंड देन नायुडम्मा यही नहीं रुकता, वो अपनी बेटियों को भी एक एक करके मार देता है। यहाँ
जहां एक बेटी भाग के विशालकाय वृक्ष में छिप गई थी जिसकी कंकाल अन्नम्मा के लोगों को मिली थी। उस अनबॉर्न फीटस को भी वही पास में मिडवाइफ दफना देती है। तो बेसिकली इस घर में ना सिर्फ नायुडम्मा की बीवी बच्चे की आत्मा थी, बल्कि नायुडम्मा की आत्मा और उसके माँ की भी आत्मा थी। कैसे? क्योंकि समय के साथ तो नायुडम्मा और उसकी माँ भी तो मारे ही गए होंगे ना। तो देखा जाए इस घर में जो आत्माएं थी सबका अपना मोटिव था। लाइक नायुडम्मा की बीवी एंथनी के माँ को इसलिए मार दी क्योंकि वो हर बात पे लड़का चाहिए का रट लगाए रहती थी। और अगर आपको याद हो तो एंथनी को एक बार एक अनजान आदमी रास्ते में मिल गया था। वेल, वो नायुडम्मा की ही आत्मा थी। तो ये सब जानने के बाद अन्नम्मा का प्लान काफी सिंपल था। वो इस बेसमेंट वाले रूम से सभी लोगों का सामान वगैरह लाती है और रिचुअल्स वगैरह करके सभी चीजों को जला देने का प्लान करती है जिससे सारी आत्माओं को एक साथ शांति मिल जाए। अन्नम्मा ये भी रिवील करती है कि इस घर में सब पे हमला हुआ है एक्सेप्ट मेरी, क्योंकि मेरी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो 60 साल पहले मरे हुए जीव पिंड की रक्षा में है। जीव पिंड बोले तो अनबॉर्न फीटस, और तभी तो इस फिल्म का नाम पिंडम है। खैर, द पॉइंट वाज कि जो पिंड बिना पैदा हुए ही मर गया था वो पिंड पंचभूतम की मदद से यानी 5 एलिमेंट्स की मदद से अब एक महाशक्ति बन गया है। वही होने वाले बच्चे की रक्षा कर रहा है और अब उसकी शक्ति एक सुनामी या भूकंप जितनी ताकतवर है। जैसे ही मेरी का बच्चा होगा वो शक्ति मेरी के बच्चे को अपने वश में कर लेगी। तो इस सब को रोकने के लिए पूजा शुरू की जाती है जहां आटे का डो बनाया जाता है और इस डो को पिंड समझकर मेरी को उसके सर पे 280 बार एक खास मंत्र उच्चारण करते हुए दूध की बूंदें डालनी होंगी। तो ये पूजा शुरू होती है। वही पैरेलल में ओल्ड ओनर्स के सामान का अंतिम संस्कार किया जाने लगता है। अन्नम्मा क्लियरली वार्न करती है कि अंतिम संस्कार करते वक्त कुछ आवाजें तुम्हें मुड़ने को कहेंगी लेकिन तुम्हें मुड़ना नहीं है। एंथनी एकदम प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके अंतिम संस्कार करता है। इनफैक्ट यहाँ नायुडम्मा की आत्मा एंथनी को बार बार उसकी आंखों में देखने कहती है लेकिन एंथनी नहीं मुड़ता। वहीं जब सोहेल आता है अंतिम संस्कार करने तो नायुडम्मा के छलावे में वो फंस जाता है और वो मुड़ जाता है और इसके परिणाम अनुसार वो पजेस्ट हो जाता है। तो पजेस्ट सोहेल अंदर आके सब पे हमला करने लग जाता है और लोग मिलकर किसी तरह सोहेल को रोकते हैं ताकि पूजा भंग ना हो। अन्नम्मा सोहेल को अपना नेकलेस पहनाती है जिससे सोहेल के अंदर की जो आत्मा थी उसका असली रूप हम देख पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये नायुडम्मा था। मीनवाइल मेरी पूजा किए जा रही थी और फाइनली वो अपनी पूजा संपन्न कर लेती है। पूजा के संपन्न होते ही ना सिर्फ तारा ठीक हो जाती है बल्कि वहां सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। इनफैक्ट सोहेल भी ठीक हो गया था। देखा जाए तो इन रिचुअल से सभी आत्माओं को शांति प्रदान कर दी गई थी और अब ये घर रहने के लिए एकदम सेफ था। अन्नम्मा फाइनली इस फैमिली को अलविदा कह के चली जाती हैं और यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो अब तक लोकनाथ को अन्नम्मा से जुड़ी काफी इंफॉर्मेशन मिल गई थी और उसकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी थी। लोकनाथ अन्नम्मा से कहता है कि आप बहुत महान हैं। तभी अन्नम्मा को एक कॉल आता है और उन्हें एक केस के लिए शुक्लापेट में ही अबैंडन्ड घर में बुलाया जाता है। लोकनाथ कहता है कि वो भी चलेगा और अन्नम्मा कहती है कि दिस इज द लास्ट टाइम कि तुम मेरे साथ आओगे, इसके बाद नहीं। तो अन्नम्मा और लोकनाथ उस खंडर जैसे घर तक पहुंचते हैं जहां उन्हें वही कुत्ता सड़ता हुआ दिखाई देता है जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि उस वक्त अन्नम्मा क्लियरली अपने आदमी से इस कुत्ते को दफना देने के लिए कही थी। तो ये कुत्ता बाहर कैसे है और सड़ रहा है? अब इस खंडर वाले घर में कोई नहीं था और अन्नम्मा वाज वंडरिंग कि उन्हें कॉल किया कौन है। लोकनाथ और अन्नम्मा यहाँ वहां छानबीन करने लगते हैं और फिर एकदम से एक सीन आता है जहां अन्नम्मा खिड़की के पास खड़ी होती हैं और उनके बगल में लोकनाथ आता है। फिर लोकनाथ एकदम से नायुडम्मा में तब्दील हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें यह भी इंडिकेट किया जाता है कि अन्नम्मा यहाँ अपनी पर्स वगैरह कार में रख के आ गई हैं जिसमें उनका क्रॉस है। ऑल्दो अन्नम्मा की लॉकेट उनके साथ है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म पिंडम की कहानी जो कि काफी टिपिकल और सिंपल है। ट्विस्ट यहाँ बस ये था कि अंत में हम देख पाए कि अब भी नायुडम्मा की आत्मा हमारी दुनिया में ही है और वो अन्नम्मा से बदला लेना चाहती है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये लोकनाथ था कौन? वेल, इस बात को क्लियर तो नहीं किया गया है लेकिन इसको लेके कई थियरीज हैं। एक तो सिंपल थियरी है कि नायुडम्मा ही लोकनाथ बन के आया था अन्नम्मा को फंसाने के लिए और अपना बदला लेने के लिए, जिसमें लग रहा है कि वो कामयाब भी हो गया। पता नहीं, कह नहीं सकते कामयाब होगा कि नहीं, लेकिन अभी तक तो उसका पलड़ा भारी दिख रहा है। या फिर यह भी हो सकता है कि नायुडम्मा किसी ओरिजिनल लोकनाथ नामक इंसान को पजेस किया हो या फिर लोकनाथ एक्चुअली में एंथनी का बेटा है जो कि 1990 में करे गए रिचुअल्स के बाद पैदा हुआ होगा। वैसे थर्ड थियरी मुझे रॉन्ग लगती है क्योंकि एंथनी क्रिश्चियनिटी फॉलो करता था और यह चीज बहुत एविडेंटली फिल्म में दिखाई गई है, तो वो अपने बेटे का नाम लोकनाथ क्यों रखेगा? जो भी हो, यहाँ कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं और इसका जवाब शायद हमें पिंडम फिल्म के अगले पार्ट में ही मिलेगा। रही बात कि क्या यह फिल्म वाकई सच्ची घटना पर आधारित
आधारित है? वेल, फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पे बेस्ड है जो कि 1930s में नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। उस सच्ची घटना का ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन डायरेक्टर की दादी उन्हें यह कहानी कई बार सुनाई थी, सेइंग कि ऐसा कुछ उनके गांव में हुआ था उनके सामने। तो हाँ, ये कही सुनाई बातें हैं जिसमें कितना सच है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसी बातें सच बोलते हैं, कई लोग ऐसे ही बना के बोलते हैं। तो ये आपके विवेक पे है कि आप क्या मानते हैं। नाउ ऑफ कोर्स पिंडम फिल्म में मिर्च मसाला लगा के कहानी को प्रस्तुत जरूर किया गया है। तो यही थी पिंडम फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग, और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।